अमिताभ सिन्हा साहब, आपने बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को देखा है, राष्ट्रीय पार्टियों, राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, उनकी चर्चा तो हम करते रहते हैं। चितरंजन गगन साहब से भी कनेक्शन हो जाएगा तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन कमोबेश नेशनल पार्टीज का भी हाल यही है, केवल नाम रखा जाए लेकिन चुनाव तो हो नहीं रहे। जिस पर कृपा हो जाए, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। विजय जी, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, लेकिन मुझे अच्छा लगता है यदि आप मेरे अभिन्न मित्र और बहुत ही प्रखर विद्वान पत्रकार विनोद जी पहले बोलते। विनोद जी से मैं पूरा समग्र ज्ञान लूंगा। मैंने कहा आप पहले राष्ट्रीय पार्टी पर बोल। लेकिन आपने पहले, चलिए मुझे अच्छा, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जी। ठीक है। तो इस विषय पे मैं ये चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप क्षेत्रीय दल या राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल हैं उन्हीं की चर्चा उन्हीं तक सीमित रखना चाहते हैं, या समाज के परिदृश्य में आप इसको समझना चाहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के रेफरेंस में आप समझा सकते हैं जैसे चाहें। बहुत व्यापक है जी। और इसमें यदि धन्यवाद। देखिए, ये जो परिवारवाद का जो विषय है, ये भारत में ही नहीं दुनिया में आप देखें तो एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को आप मानेंगे एक मोटे तौर पर आज के जो बाजार की परिभाषाओं में तो ब्रांड इक्विटी का विषय इसको कह सकते हैं। इसमें कहते हैं कि एक विशेष मानसिकता जो है लोगों में वो बनती है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की। अब परिवार भी एक ब्रांड ही है जिसमें एक बड़ा नाम और उसके बाद उसके छोटे छोटे नाम उनके जिसमें उनके विरासत की दृष्टि से। अब इसमें राजतंत्र भी शामिल है, सामंतशाही भी, सामंतवाद भी शामिल है। ये सारी चीज़ें एक बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों में नहीं है। आप ये मान के चले, मैं तो एक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर के नाते भी कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका में भी परिवारवाद है जी। न्यायपालिका में भी आप देखें तो एक जस्टिस का बेटा जस्टिस बनेगा, उसके भाई भतीजावाद, ये सारी चीज़ें जो भारत में लागू हैं, बाकी दुनिया के देशों में न्यायपालिका में नहीं है, भारत में न्यायपालिका में भी है परिवारवाद। इस विषय पे पहले तो ये क्यों है, इसके पहले कारण क्या है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ या कहिए अंग्रेज हटे और दूसरे लोग आ गए शासन में, तब वहाँ पर एक व्यवस्था थी जो कि एकदम अलग होती और पूरी तरीके से विकेंद्रित व्यवस्था होती, भारतीय व्यवस्था होती। वहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं हुई और 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी की जो सहायक थी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, वो कांग्रेस की अध्यक्ष बना दी गई। उसके पीछे भी एक है कि जब उनका नाम आया अध्यक्ष के लिए तो एक दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस से कहा कि नहीं, इंदू तो अभी बहुत बच्ची है और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना ठीक नहीं है। उनको लगा कि नेहरू जी, पंडित नेहरू बहुत डेमोक्रेटिक हैं, बहुत प्रजातंत्रों के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहा गया इतिहास में, अब आता आ रहा है विषय, कि उन्होंने लगभग झिड़कते हुए कहा कि आप लोग क्या जानते हैं इंदू को, इंदू बहुत सक्षम है। कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में ये नींव रखी परिवारवाद की भारतीय राजनीति में, और वो उसके साथ 1964 तक, जब तक कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहे तब तक वो अध्यक्ष भी थी और साथ में उनकी सहायक भी रही प्रधानमंत्री की। तो ये एक जो व्यवस्था बनी वो उस समय शुरुआत हुई। और भारत में वैसे भी एक धर्मभीरू समाज है भारत, तो वहाँ पर जो भी बड़े लोग नामों के साथ उनका हमेशा से एक विश्वास रहा, वहाँ भक्ति का भाव रहा, तो इसीलिए वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता गया और कांग्रेस ने कभी उसको हटाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसको जमाने की कोशिश की उस भावना को। ये आज समाज के सभी वर्गों में परिलक्षित होता है विजय जी। लेकिन मैं इसमें अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये सारी व्यवस्था जो है, चितरंजन जी आपके पास आता हूं, आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा था। शिक्षा की कमी की वजह से, शिक्षा की कमी जो है वो जब दूर होगी जी, शिक्षा की कमी यदि खत्म होगी और पूरा समाज यदि एक मानसिकता से, जिसको कि आज की जिसको कह सकते हैं आपकी जो शिक्षित मानसिकता बनेगी, जागरूक मानसिकता बनेगी, उस समय ये राज सत्तात्मक या सामंतशाही व्यवस्था हटेगी। और उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एक अलग है, क्योंकि वहाँ भी पार्टी के नेता लोग तो आगे हैं, लेकिन वहाँ मुखिया हमेशा परिवार का नहीं बनेगा, ये तय होता है, ये अलग है थोड़ा सा भारतीय जनता